दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 के कंप्यूटर में टोटल कितनी मेमोरी थी? न्यूटन को हम उनके साइंटिफिक थ्योरीज के लिए याद रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक सवाल का जवाब देते हुए न्यूटन को भी प्रभु के याद आ गए थे? और क्या आपने दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपके लाए हैं ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपका दिमाग खोल देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक ऐप जंगली रमी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके 20 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। रमी इंडिया में बिल्कुल लीगल है एंड कोर्ट ऑफ लॉ के अनुसार ये गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्किल बेस्ड गेम है। जंगली रमी में आप दूसरे गेम्स की तरह छोटे मोटे अमाउंट नहीं बल्कि लाखों में जीत सकते हो। अभी ऑन गोइंग RPL 9 टूर्नामेंट जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, उसमें 10 करोड़ का बिगेस्ट प्राइज पूल है एंड 53 डेज की इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले 10 नवंबर को है। इसका फर्स्ट प्राइज 75 लाख का है और आप इसके वीकली फिनाले में Hyundai वर्ना कार, बाइक्स और आईफोन्स तक जीत सकते हैं। इस ऑन गोइंग क्रिकेट सीजन के अलावा इसमें द ग्रैंड रमी प्लेग्राउंड भी चल रहा है, जहां आपको लॉट्स ऑफ बोनसेस मिलते हैं और इसका टोटल प्राइस पूल 20 करोड़ का है, जहां आपको होंडा अमेज कार जीतने का भी मौका मिलता है। इसी के साथ इसमें वेलकम बोनस ऑफर भी चल रहा है, जहां आपको 100% ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। आप 0 विड्रॉल फी में अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए आपको अपना KYC अपडेटेड रखना होगा। इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ रेफर करके 1500 रुपए ईच रेफर पर भी कमा सकते हो। इनका कस्टमर सपोर्ट आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ये एक एपीके फाइल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, इस ऐप को डाउनलोड करो और ऑनलाइन रमी खेलो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 33 करोड़ लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित ARP-87 गैलेक्सी की सैर पर। आपने यूनिवर्स में 2 गैलेक्सीज की टक्कर के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि 2 गैलेक्सीज आपस में टकराने ही वाले थे, लेकिन थोड़े से अंतर के कारण वो टकराने से बच गए? यहां पर कंडीशन कुछ इसी तरह की है। ये गैलेक्सी NGC 3808A और NGC 3808B नाम की 2 गैलेक्सीज से बनी हुई है। ये दोनों गैलेक्सीज पिछले करोड़ों सालों से इसी तरह एक दूसरे के अराउंड घूम रही है। इसे 10 अप्रैल 1785 में ब्रिटेन के एक एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने खोजा था और साल 2007 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसकी डिटेल्ड फोटोग्राफ्स ली गई थी। इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों गैलेक्सीज के बीच में गैस क्लाउड और डस्ट का ट्रांसफर लगातार हो रहा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले करोड़ों सालों में ये दोनों गैलेक्सीज आपस में कोलाइड हो जाएंगी और एक इररेगुलर शेप के गैलेक्सी में बदल जाएंगी। वैसे क्या आप स्क्रीन पर दिख रही इस महिला को जानते हैं? आपने शायद इनका चेहरा पहली बार देखा होगा, लेकिन इंसानी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनका कितना बड़ा रोल है ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। इनका नाम है मार्गरेट हैमिल्टन और ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स की MIT इंस्ट्रूमेंटेशन लैबोरेटरी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन की डायरेक्टर हुआ करती थी और इन्हीं की लीडरशिप में नासा के मैन्ड मून मिशन अपोलो प्रोग्राम के ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए थे। अभी आप जिस फोटो को देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसमें मार्गरेट हैमिल्टन उस पूरी कोडिंग के फाइल के साथ खड़ी है जो उन्होंने अपोलो प्रोग्राम के लिए लिखी थी। आपको बता दूं कि अपोलो प्रोग्राम में यूज किए गए कंप्यूटर्स की मेमोरी केवल 72 KB यानी कि 72 किलोबाइट्स की ही थी, जबकि आज नॉर्मल से नॉर्मल फोन में भी आपको 8 से लेकर 512 GB की मेमोरी आसानी से मिल जाती है। उस समय प्रोग्रामर्स को पेपर पंच कार्ड में कोडिंग लिखकर उन्हें एक कमरे के साइज के कंप्यूटर्स में फीड करना पड़ता था और इसके लिए उनके पास कोई स्क्रीन भी नहीं होती थी। अब जरा सोचिए कि उस समय ये काम कितना ज्यादा कठिन हुआ करता था और मार्गरेट हैमिल्टन जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो भाई इस बात के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक पेड़ दूं और एक छोटा सा डायमंड दूं, तो आप इन दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप इन दोनों चीजों में से डायमंड को ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और बहुत ज्यादा महंगा भी है। लेकिन पेड़ का क्या है? ये तो आपके घर के आसपास कई सारे लगे हुए होंगे और इन्हें तो आप अपने घर के बगीचे में भी उगा सकते हो, लेकिन डायमंड तो घर के बगीचे से नहीं निकल सकता ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर डायमंड आपके बगीचे से निकल भी जाए तो वो भी सरकार का होगा, क्योंकि वो कोई लाश तो है नहीं जिसे आपने वहां पर छिपाया होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इंसान डायमंड को बहुत ज्यादा रेयर मानते हैं और ट्रीज से कंपैरिजन करने पर डायमंड को ही चुनेंगे,
लेकिन डायमंड असल में है क्या? डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है जो अप्रोप्रिएट प्रेशर पर ही बनता है। That's it। यूनिवर्स में कार्बन फोर्थ सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट एलिमेंट है और हमने आपको अपने पिछले वीडियो में डायमंड से बने प्लैनेट्स, उनकी कोर्स और डायमंड से बने स्टार्स के बारे में भी बताया है। लेकिन यूनिवर्स में हम आज तक किसी भी दूसरे प्लैनेट पर ट्रीज को नहीं खोज पाए हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि यूनिवर्स में इन दोनों चीजों में से कौन सा सबसे ज्यादा रेयर है और किसे हम इंसानों को ज्यादा संभाल कर बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हम मार्स की जो इमेजेस देखते थे वो या तो बहुत लो डिटेल वाली होती थी या फिर डिजिटल इलस्ट्रेशंस होती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले समय में हमें मार्स की 4K और 8K रेजोल्यूशन वाली इमेजेस देखने को मिलने वाली है? जी हाँ, जापान की स्पेस एजेंसी यानी कि जैक्सा ऐसा करने वाली है। जैक्सा यानी कि जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और जापानीज स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी NHK ने एक जॉइंट वेंचर के तहत एक सुपर हाई विजन कैमरा बनाने का फैसला किया है। ये कैमरा मार्स की 4K और 8K रेजोल्यूशन वाली फोटोज खींचने में केपेबल होगा। आपको बता दूं कि साल 2008 में जापान के कागुया ऑर्बिटर के द्वारा ही हमने पहली बार मून की हाई डेफिनेशन HD वीडियो देखी थी और अब मार्स पर भी जापान ही ये मिशन शुरू कर रहा है। जापान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4K फिल्मिंग करने में भी अपना योगदान दिया था। मार्स पे ये कैमरा साल 2024 में भेजे जाएंगे। ये ना केवल मार्स की फोटोज लेंगे बल्कि इसके दोनों मून्स फोबोस और डीमोस की शानदार और डिटेल फोटोज भी हम तक भेजेंगे। अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट से जिसने स्पेस में जाने की पहली कोशिश की थी। ये कहानी है साल 1600 के करीब की। चाइना की मिंग डायनेस्टी के एक ऑफिशियल जिसका नाम वांग हू था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करे। इसके लिए उन्होंने एक चेयर बनाई जिसमें नीचे की ओर 47 रॉकेट्स लगे हुए थे। ये रॉकेट्स आज वाले एडवांस्ड रॉकेट्स नहीं थे बल्कि ये गन पाउडर वाले रॉकेट्स थे जो चाइना में कई हजार सालों पहले से बनाए जाते थे। वांग हू ने अपने चेयर को एक खाली जगह पर सेट कर लिया और उन रॉकेट्स को जला दिया। देखते ही देखते वो रॉकेट्स जले और उनकी चेयर थोड़ा ऊपर की ओर उठने लगी। लेकिन इसके बाद उस चेयर में अचानक से एक्सप्लोजन हो गया और चारों तरफ धुआं हो गया। जब धुआं साफ हुआ तो लोगों को ना तो उस चेयर का कोई सबूत मिला और ना ही वांग हू का। दोनों ही राख में बदल चुके थे और चाइना का सबसे पहले स्पेस में जाने का सपना भी राख में बदल चुका था। फिर भी वांग हू ने उस समय जो सोचा वो उनकी जनरेशन से काफी एडवांस था और इसीलिए मून की फार साइड पर एक 52 किलोमीटर डायमीटर वाले क्रेटर को वांग हू नाम दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेंटली पैराडॉक्स के बारे में। ये कहानी है 18वीं सेंचुरी के शुरुआत की, जब न्यूटन को अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए कुछ ही साल हुए थे। रिचर्ड बेंटली नाम के एक युवा एस्ट्रोनॉमर ने न्यूटन को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने न्यूटन से एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि अगर हम इस यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स में न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं तो क्या सभी स्टार्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलैप्स नहीं हो जाना चाहिए था? मतलब अगर सभी ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचता है तो ये आपस में टकराते क्यों नहीं है? अब जरा समझिए कि बेंटली का पॉइंट कहाँ तक सही था। मान लीजिए कि दो स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं, ऐसे में वो ज्वाइन होकर एक बन जाएंगे और उनका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में उन्हें अपने आसपास के स्टार्स को अपनी ओर खींच लेना चाहिए और इसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट बड़ा बनता जाएगा। न्यूटन ने इसके बारे में बहुत सोचा लेकिन उस समय उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इस पर न्यूटन ने बेंटली को लेटर लिखकर एक एक्सप्लेनेशन दिया। न्यूटन ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि भगवान इस यूनिवर्स में लगातार छोटे छोटे करेक्शंस करते रहते हैं और इसी कारण सभी चीजें अपनी जगह पर स्टेबल बनी हुई है। वैसे इस सवाल का जवाब तो हम अभी भी क्लियरली नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण होता है, लेकिन इन दोनों चीजों के एग्जिस्टेंस के बारे में भी हम फिलहाल ज्यादा नहीं जानते हैं। आखिर में मैं आपको ले जाने वाला हूँ यूरेनस की सैर पर। इसको 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने खोजा था। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और लोग इसके लिए अलग अलग नाम के सजेशंस देने लगे। इस पर ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमर नेविल मैस्केलिन ने हर्शल से कहा कि उन्हें इस नए ऑब्जेक्ट का नाम खुद ही रखना चाहिए। विलियम हर्शल ने इसका नाम जियोर्जियम साइडस यानी कि जॉर्ज प्लैनेट रखा था। ये नाम ब्रिटेन के किंग जॉर्ज III के सम्मान में रखा गया था, लेकिन ब्रिटेन के
बाहर रहने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को ये नाम मंजूर नहीं था। फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर जेरोम ललांदे ने कहा कि हर्शेल को इस प्लेनेट का नाम अपने नाम पर रखना चाहिए, तो स्वीडन के एस्ट्रोनॉमर एरिक प्रोस्पेरिन ने इसके लिए नेपच्यून नाम सजेस्ट किया। साल 1782 में जर्मनी के एक एस्ट्रोनॉमर जोहान एलर्ट बोर्ड ने कहा कि जिस तरह बाकी के प्लैनेट्स के नाम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से रखे गए हैं, उसी तरह इसका नाम भी रखा जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए यूरेनस नाम दिया, जिसे ग्रीक लैंग्वेज में उरानोस कहते हैं। असल में यूरेनस एक ग्रीक गॉड थे जिन्हें आसमान का देवता कहा जाता था, लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक आम लोगों में इसका नाम जियोर्जियम साइडस ही पॉपुलर रहा और 1850 के बाद लोग इसे यूरेनस नाम से जानने लगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यार, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को एंड तक तो देखते हो, लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। पता नहीं इसमें पैसे भी लगते हैं क्या? अरे यार, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो सोचते क्या हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।